नमस्कार दोस्तों। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे आयला द डॉटर ऑफ वार। ये दो अनजान लोगों के पवित्र प्रेम की बेमिसाल कहानी है, जिसके सामने उनके रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म 100% सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जिसका बहुत सुंदर चित्रण इस फिल्म में किया गया है। फिल्म की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव में, जहां एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहती थी। ये समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध के बीच का समय है। सभी गांव वाले अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हैं और वो छोटी बच्ची अपने घर के पास ही खेल रही होती है। तभी वहाँ पे सेना का हमला हो जाता है। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उस बच्ची की माँ उसे सेफ जगह बैठाकर उसके पिता को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सैनिक पूरे गाँव को बंदी बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और इन मृतकों में बच्ची के माता पिता भी शामिल थे। अगले सीन में सुलेमान को दिखाते हैं, जो टर्की में अपनी फैमिली के साथ रहता है, जो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला है। सुलेमान जानबूझकर नूरान के घर के सामने से निकलता है, क्योंकि वो नूरान को बहुत पसंद करता है और नूरान भी उसे बहुत चाहती है। नूरान को यह डर है कि कोरियन युद्ध के चलते टर्किश आर्मी सुलेमान को साउथ कोरिया भेज सकती है, क्योंकि टर्किश आर्मी को साउथ कोरिया की सहायता के लिए भेजा जा रहा था और जिसका डर था वही होता है। सुलेमान को कोरिया जाने का आदेश मिल जाता है, जिसे सुनकर नूरान उदास हो जाती है। शाम को नूरा को समझाता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन नूरान को डर है कि युद्ध के बाद सुलेमान को शायद वो वापस ना देख पाए। लेकिन सुलेमान नूरान को समझाता है कि साउथ कोरिया को उनकी मदद की बहुत जरूरत है और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। और अगले दिन सुलेमान और उसका दोस्त अली अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया रवाना हो जाते हैं। सुलेमान अक्सर नूरान और अपने माता पिता को खत लिखकर अपनी खैरियत भेजता था। सुलेमान का दिल दया से भरा हुआ है। वो सपने में भी किसी को मारने के लिए नहीं सोच सकता और इसके बावजूद वो आर्मी में है। वो जानवर, यहाँ तक कि चींटियों को भी मरते हुए नहीं देखता और उनकी भी देखभाल करता है। उसके सीनियर्स जब भी ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बंदा युद्ध के बीच में दुश्मनों के बीच कैसे ट्रीट करेगा। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद उन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जबरदस्ती घुसने की तैयारी कर रहा है और हमें साउथ कोरिया की मदद के लिए बॉर्डर पर जाकर नॉर्थ कोरियन सेना से मुकाबला करना होगा। वो साउथ कोरिया में घूमते हैं और देखते हैं किस तरह नॉर्थ कोरियन सेना ने पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया। वहाँ युद्ध में घायल और भूख प्यास से बेहाल गांव वालों की हालत बहुत खराब है। तभी सुलेमान का सीनियर वहां पर आता है और उनसे कहता है कि जल्दी अमेरिकी सेना यहाँ पहुंच जाएगी और युद्ध जल्दी ही बंद हो जाएगा। और तभी नॉर्थ कोरिया के फाइटर जेट उस गांव पर अटैक कर देते हैं और ये लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये युद्ध अभी जल्दी रुकने वाला नहीं है। वहाँ बिजली और संचार व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर दिया गया था और अमेरिका सहित पूरे विश्व में ये ऐलान कर दिया जाता है कि साउथ कोरिया में युद्ध विराम हो चुका है और अब सब ठीक है। सभी तरह के कम्युनिकेशन खत्म होने की वजह से सुलेमान और उसके सीनियर्स युद्ध में नए ऑर्डर लेने के लिए हेडक्वार्टर रवाना हो जाते हैं, जहाँ बीच रास्ते उन पर हमला हो जाता है और वो जंगल में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर चारों तरफ लाशें लाशें होती हैं। ये सभी लाशें युद्ध बंदियों और गांव वालों की थी, जिन्हें नॉर्थ कोरिया की सेना ने बेरहमी से मार दिया था। तभी वो तीनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सुलेमान उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और देखता है कि एक छोटी बच्ची रो रही थी, जिसने अपनी मरी हुई माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। ये वही छोटी बच्ची है जिसे फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। सुलेमान उसे वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था और उसे उठाकर वो अपने साथ कैंप ले आता है और इस बारे में वो अपने जनरल से बात करते हैं। बच्ची बहुत घबराई हुई थी और सुलेमान के कंधे से चिपकी हुई थी। सुलेमान अपने जनरल से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बच्ची का धर्म और देश क्या है और इंसानियत का फर्ज ये है कि हमें इसकी जान बचानी है। और सुलेमान उस बच्ची के लिए खाने का इंतजाम करता है। वो लोग उस बच्ची से उसका नाम पूछते हैं, मगर वो बच्ची कुछ बोल नहीं पाती। वो काफ़ी घबराई हुई है क्योंकि सुलेमान को उस बच्ची का नाम नहीं पता था और इसलिए वो उसको आयला कहकर बुलाता है। आयला का मतलब चांद से है। जनरल उन्हें बताते हैं कि इस युद्ध में चाइना नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहा है और टर्की और अमेरिका की सेना साउथ कोरिया की तरफ से लड़ेगी। सुलेमान आलिया का काफ़ी ख्याल रखता है और इसी वजह से आलिया सुलेमान को एक पल के लिए नहीं छोड़ती और सुलेमान भी आलिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन सुलेमान अपने सीनियर से बात कर रहा था, तभी नॉर्थ कोरियन सेना उन पर हमला कर देती है। उस वक्त आइला उनके साथ ही थी, जिसे बचाने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता है। वे लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे, मगर सुलेमान अपनी बुद्धि और समझदारी से सबको बचा लेता है।
इस हमले में चाइनीज सेना भी नॉर्थ कोरिया का साथ दे रही थी। इस हमले से ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि साउथ कोरिया में कुछ ठीक नहीं है, वहाँ अभी भी हमले हो रहे हैं। घायल सुलेमान को आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। सुबह उठने पर सुलेमान को पता चलता है कि आलिया रात भर उसके पास बैठी रही और एक सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हिली। जब आलिया की बात साउथ कोरियन मेजर को पता चलती है तो वो सुलेमान से कहते हैं कि वो आलिया को उनके हवाले कर दें, मगर सुलेमान उनसे कहता है कि वो आलिया को अपने साथ रखना चाहता है। साउथ कोरियन जनरल सुलेमान से कहते हैं कि उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मेडल दिया जाएगा, लेकिन जब सेरेमनी होगी तो वो आलिया को अपने साथ नहीं ला सकते। यही बात सुलेमान आयला को समझाने की कोशिश करता है, मगर आलिया उसकी एक बात नहीं समझती। सुलेमान का दोस्त सादिक आलिया को संभालने की कोशिश करता है, मगर आयला सादिक को चकमा देकर सेरेमनी में जाने वाली जीप में छुप जाती है। वहाँ टर्किश सैनिकों को बहादुरी के लिए मेडल दिए जा रहे थे और जैसे ही सुलेमान को मेडल मिलने वाला होता है, आलिया जीप से उतरकर सुलेमान के पास आ जाती है। तब वहाँ ये फैसला लिया जाता है कि जब तक आलिया का परिवार नहीं मिलता, आलिया को सुलेमान के साथ रहने दिया जाएगा। माँ नूरान को जब आयला के बारे में पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो इस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। अब आयला और सुलेमान एक साथ रहने लगते हैं और आर्मी ब्रिगेड की हर एक्टिविटी में आयला उनके साथ होती है। अब आयला टर्किश ब्रिगेड का हिस्सा बन चुकी थी और धीरे धीरे आयला टर्किश समझने लगती है और इसी तरह आलिया के साथ टर्किश ब्रिगेड के कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक वो लोग पहली बार आलिया की आवाज़ सुनते हैं। उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और खुशी में कुछ लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सुलेमान अक्सर आयला को पढ़ाता था और हमेशा उसकी देखभाल करता था। धीरे धीरे सुलेमान को यह एहसास होने लगता है कि आयला उसे अपना पिता समझने लगती है। वहीं सादिक सभी से छिपकर गाँव वालों की मदद से एक बाइक बनाता है, मगर टर्किश सिपाहियों को गांव वालों से किसी भी तरह की हेल्प ना लेने के ऑर्डर थे। उस लिहाज से सादिक ने सेना के ऑर्डर को तोड़ा है, जिससे उसे सजा मिल सकती है। तब सादिक अपने साथियों को समझाता है कि ये सब वो आयला के लिए कर रहा है। वो उसे बाइक पर घुमाना चाहता है क्योंकि उसकी भी एक छोटी बहन है और वो आयला में अपनी छोटी बहन को ही देखता है। कुछ दिन बाद उन्हें आर्मी की तरफ से छुट्टी मिलती है तो वे लोग आलिया को घुमाने के लिए टोक्यो लेकर जाते हैं और जहाँ आयला सबके साथ बहुत एंजॉय करती है और ये सभी लोग आयला के साथ बहुत खुश थे। और अब इन सभी को इस चीज की फिक्र है कि वॉर खत्म होने के बाद जब लोग वापस टर्की जाएंगे तब वो आयला को कैसे भूल पाएंगे, क्योंकि आयला अब उनके दिल में बस चुकी थी। जब वो वापस कोरिया जाने की तैयारी करते हैं, जब सादिक सुलेमान को बोलता है कि कुछ गांव वाले हैं जो खुद को आलिया का परिवार का बताते हैं और वो आयला को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर सुलेमान परेशान हो जाता है और वो सादिक से कहता है कि वो इस बारे में किसी और से बात ना करे, क्योंकि वो खुद आलिया के परिवार वालों से इसके बारे में बात करेगा। और रात को सुलेमान अकेला ही गांव वालों से मिलने चला जाता है और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये सब चीनी सैनिकों का षड्यंत्र था। वे लोग सुलेमान को बंदी बना लेते हैं। जब अली को सुलेमान के बारे में पता चलता है तो बिना देरी किए अपनी बाइक उठाते हैं और सुलेमान को बचाने पहुंच जाते हैं और बड़ी बहादुरी से वक्त रहते ही सुलेमान को वहां से बचा कर ले आते हैं। यहाँ पर मैं दिखा जाता है कि अली मार्लिन मोरलो का बहुत बड़ा फैन होता है और शहर में उसका कंसर्ट है, मगर ड्यूटी की वजह से वो वहाँ जा नहीं पाता और अली चाहता है कि उसकी जगह पर आज कोई दूसरा ड्यूटी करे ताकि अली मार्लिन मोरलो का शो देख सके। लेकिन सुलेमान उसको समझाता है कि वो उसके लिए मार्लिन मार्लो का ऑटोग्राफ जरूर लेकर आएगा और वो अपना ड्यूटी करे। और वहाँ सुलेमान मार्लिन का शो देखने जाता है और आयला की मदद से मार्लिन का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब हो जाता है और कैंप आकर वो मार्लिन का ऑटोग्राफ वाला कार्ड अली को देते हैं, जिसे देखकर अली बहुत खुश होता है। और इसी वक्त दुश्मन की एक गोली अली को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अपने इकलौते दोस्त अली की मौत से और सुलेमान अली की कब्र पर बहुत रोता है, जहाँ आयला एक बड़े की तरह सुलेमान को सहारा देती है। अब टर्किश बटालियन को साउथ कोरिया में लगभग साल होने को है और वॉर भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं टर्किश आर्मी को साउथ कोरिया छोड़कर टर्किश जाने का आदेश मिलता है, लेकिन सुलेमान आयला को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो वहीं रुककर वॉलंटियर करने का फैसला करता है। अब टर्किश बटालियन के काफी लोग आयला के काफी क्लोज हो चुके थे। वो टर्किश जाते समय आलिया के लिए काफी इमोशनल हो जाते हैं और भारी मन से आलिया से विदा लेते हैं, मगर सुलेमान आयला के साथ वहीं रुक जाता है। सुलेमान के वहीं रुकने के फैसले से सुलेमान के माता पिता और नूरान काफी नाराज होते हैं, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सुलेमान का फेवरेट गाना रेडियो पर बजता है, जो कि नूरान की फरमाइश पर सुनाया जा रहा था, जिसे सुनकर सुलेमान काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं सुलेमान की बचपन के दोस्त निमित को दिखाया जाता है, जो भी ये गाना सुन रही थी, जिसे नूरान की फरमाइश पर सुनाया जा रहा था। ये गाना सुनकर निमित उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी बचपन से सुलेमान को प्यार करती थी और आज ये जानकर इसका दिल टूट जाता है कि सुलेमान उससे नहीं किसी और से प्यार करता है। ये गाना सुनकर सुलेमान काफी इमोशनल हो जाता है और वो आयला से वादा करता है
कि उसे वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो जब भी यहाँ से जाएगा उसे साथ लेकर जाएगा। जिसके लिए सुलेमान अपने जनरल से बात करता है, लेकिन जनरल आयला को ले जाने के लिए मना कर देता है और उसे साफ कहता है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगा उसे आर्मी के रूल्स मानने होंगे और आयला को उसे यहीं छोड़कर जाना होगा। और कुछ दिन बाद वो सुलेमान को एक कोरियन टीचर से मिलवाते हैं जो आयला को स्कूल में एडमिशन कराने की बात करते हैं। वो कोरियन टीचर सुलेमान को कहती है उसके पास ऐसे और भी बच्चे हैं और वो उन सबका ख्याल रखती है और वो आयला का भी इसी तरह ख्याल रखेगी। और टीचर की बात सुनकर सुलेमान टीचर से कहता है कि इस बात को आलिया को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक दिन सुलेमान आयला को लेकर कोरियन टीचर के पास जाता है और वो आयला से बोलता है कि अब तुम बड़ी हो रही हो, अब तुम्हें स्कूल जाना जरूरी है। आयला को क्लासरूम में उसके साथ के बच्चों के साथ बैठा दिया जाता है। जब क्लास में सभी बच्चे एंथम सॉन्ग गा रहे थे तब सुलेमान उसे छुप छुप कर देख रहा था और आलिया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आलिया को वहीं छोड़कर वो जाने लगता है। तभी उसके पीछे आलिया दौड़ती हुई आती है और पीछे से आवाज देती है पापा, जिसकी आवाज सुनकर सुलेमान रुक जाता है और आलिया को गले से लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। आयला सुलेमान से कहती है कि वो उसे वहां छोड़कर ना जाए, वो उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर सुलेमान काफी दुखी होता है और आलिया को प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो वो उसे वहां नहीं छोड़ेगा, उसे अपने साथ लेकर जाएगा। और घर आकर वो एक बॉक्स बनाते हैं और वो आयला को बताता है कि वो आयला को इस बॉक्स में छुपा कर लेकर जाएगा। लेकिन जैसे वो शिप के पास पहुंचते हैं एक सोल्जर को उस पर शक हो जाता है और जब उसके बैग की तलाशी ली जाती है तो उसमें से आयला निकलती है और उसी वक्त सुलेमान को अपने सीनियर से रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है और उससे कहते हैं कि उन दोनों की भलाई इसी में है। लेकिन सुलेमान किसी भी सूरत में आयला को वहां छोड़ने को तैयार नहीं होता। तब आखिरकार टर्की ऑफिसर उससे कहता है कि वो फिलहाल टर्की चला जाए और कुछ समय बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो आयला को लीगली अपने साथ ले जा सकता है। सुलेमान को अपने ऑफिसर की ये बात ठीक लगती है और आखिर वो दिन आ जाता है जिसके बारे में आयला और सुलेमान सपना भी नहीं देखना चाहते थे और वो था बिछड़ने का दिन। वो शिप में चढ़ने से पहले आयला से बोलता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। उसकी बातें आयला को कुछ समझ नहीं आती क्योंकि हमेशा सुलेमान के साथ ही रहना चाहती थी और आज सुलेमान जिसे वो अपना पिता समझती थी आज वो उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। सुलेमान भारी मन से शिप पर चढ़ जाता है और सुलेमान से जुदा होकर आयला रोने लगती है। और कुछ दिन बाद सुलेमान टर्की पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वहां उसे पता चलता है कि नूरा ने कहीं और शादी कर ली है। इसे सुनकर सुलेमान नूरा के पास जाता है और उससे शादी की वजह पूछता है और नूरा इसकी वजह उस बच्ची को बताती है जिसके कारण उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया था। वो और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। वो सुलेमान से कहती है कि वो उसके लिए लॉयल नहीं है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर सुलेमान वहाँ से निकल जाता है। अब वो शहर में रहना नहीं चाहता था। वो अपने माँ बाप के पास चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो अपनी बचपन के दोस्त निमित से शादी कर लेता है जो उसे बचपन से ही प्यार करती थी। अब सुलेमान की शादी को काफी वक्त बीत चुका था लेकिन वो आयला को भूल नहीं पाया था और वो अक्सर आयला की बातें करता था। सुलेमान की पत्नी निमित उससे वादा करती है कि वो आयला को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगी और वो अपनी तरीके से आयला की खोज में जुट जाती है। एक दिन कोरियन एम्बेसी से सुलेमान को बुलाया जाता है जहाँ वो आयला के बारे में बात करते हैं। एम्बेसी का ऑफिसर सुलेमान को बताता है कि आयला को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि आयला एक टर्किश नाम है जो कोरिया में नहीं चलता। ये सुनकर सुलेमान को लगता है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन निमित सुलेमान को वादा करती है कि वो उसे ढूंढना बंद नहीं करेंगी और एक ना एक दिन आयला उसे जरूर मिलेगी। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते वक्त बीतता रहता है और उनकी जिंदगी के 47 साल बीत जाते हैं। अब 47 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ सुलेमान और निमित बूढ़े हो चुके हैं और इनके परिवार में एक बेटी भी है। एक दिन इस्तांबुल में एक बड़ा भूकंप आता है जहाँ सभी लोग घर से बाहर निकल खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सुलेमान घर के अंदर जाता है और आलिया से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो उन्हें ढूंढने लगता है, उन्हें लेकर बाहर आता है और जिसे देखकर हमें यह एहसास होता है कि सुलेमान एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी आयला को खुद से जुदा नहीं कर पाया। और इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है और उस समय फीफा वर्ल्ड कप मैच हो रहा था जहाँ साउथ कोरिया और जापान की टीम का फुटबॉल मैच था और टीवी के सामने बैठकर सुलेमान दर्शकों में आयला को ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद आयला उसे कहीं मिल जाए। ये देखकर सुलेमान की अपनी बेटी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अक्सर ये लगता था कि उसके पिता उससे ज्यादा आयला के लिए फिक्रमंद रहते हैं जबकि वो उसके साथ रहते भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। 48 साल के बाद भी सुलेमान के लिए आयला का वही बचपन का मासूम चेहरा ही सामने आता है। एक दिन निमित के पास एक फिल्म डायरेक्टर का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो सुलेमान की स्टोरी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। ये सुनकर सुलेमान बहुत खुश होता है और उस डायरेक्टर से मिलने जाते हैं और सुलेमान उस डायरेक्टर को आयला की पूरी कहानी बताता है और उसे वो आयला की यादों से जुड़े हुए सारी चीजें दिखाता है और उसके बाद उन डायरेक्टर आयला की खोज में लग जाती है। और कुछ दिन बाद उन्हें आयला के बचपन के कुछ दोस्त मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आयला बचपन में
में एक एंथम गाया करती थी, जिसे सुनकर सुलेमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक दिन उस डायरेक्टर के पास एक लड़के का फोन आता है जो उन्हें बताता है कि उसे एक औरत मिली है जो खुद को आयला बताती है। ये सुनकर डायरेक्टर उस लेडी से मिलने चली जाती है और उसे वो बचपन के सारे फोटो दिखाती है तो सुलेमान ने बचपन में उसके साथ खिंचाए। फोटो देखकर आयला इमोशनल हो जाती है और फोटो को सहलाने लगती है और सुलेमान के फोटो को चूमने लगती है। ये देखकर डायरेक्टर समझ जाती है कि यही आयला है जिसे ढूंढने में सुलेमान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और आयला डायरेक्टर से कहती है कि उसे जल्दी से जल्दी अपने पापा से मिलना है। अब 2010 आ चुका था। अब सुलेमान एक बार फिर कोरिया आता है और अब कोरिया काफ़ी बदल चुका था। उसके दिल और दिमाग में आयला की वही बचपन की तस्वीर घूम रही थी और हर पल ये सोचता था कि पता नहीं कैसे उसकी बेटी ने सरवाइव किया होगा। और वो निमित के साथ पार्क में बैठकर आयला का इंतजार करता है और आखिर वो घड़ी आ जाती है जिसका इंतजार निमित, सुलेमान और आयला तीनों 60 सालों से कर रहे थे। और जब आयला वहाँ आती है तो सुलेमान पहली नज़र में उसे पहचान लेता है और वो आयला को गले से लगा लेता है और दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। और आज उनकी 60 साल पुरानी तलाश खत्म हो गई और इस तरह सुलेमान ने अपना वादा पूरा किया जो 60 साल पहले उसने लाइना के साथ किया था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और वो एक दिन उसे लेने जरूर आएगा। और अगले सीन में हमें रियल सुलेमान दिखाए थे और जो 60 साल बाद अपनी बेटी आयला से मिले थे। और ये सीन देखकर वहाँ मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी तरह प्यार, इमोशंस, भावनाएं और लंबे इंतजार से भरी हुई कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।